जय हिंद ऑल। माय नेम इज कार्तिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोवर्ट्स एरा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाबर रीजन, तराई रीजन, खादर, भांगर और नॉर्दर्न प्लेन्स को, कि किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, किस किस रिवर के सेडिमेंट्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं और कौन कौन से नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जिस पर्सन को इस चीज़ की नीड हो, जिस पर्सन को इसको पढ़ना हो, उस तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम देखने वाले हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को, और हम देखने वाले हैं कुछ सिस्टम्स, रीजन्स को, कि वो क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इसमें यहाँ से हमारी इक्वेटर जाती है, यहाँ से हमारी इक्वेटर जाती है, ये हमारी अर्थ है, और इस जगह से हमारी इक्वेटर जाती है। बट जो हमारा इंडिया है वो तो इक्वेटर के ऊपर है, हमारा इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर है। अब हमारा इंडिया इक्वेटर के ऊपर है। मैंने आपको एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जो सन है, सन की रेस सबसे ज्यादा सन की रेस सबसे ज्यादा किस हिस्से में पड़ती है? इक्वेटर के हिस्से में पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। इसका मतलब हम जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर को जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? सन की रेस कम पड़ेगी, तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर बढ़े, कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते रहेगा, यानी कि ठंड ज़्यादा हमें मिलेगी जितना इतना हम ऊपर को जाएंगे। तो बस यही चीज़ मुझे आपको समझानी है। अगर मैं इसी चीज़ को मैप के थ्रू बताऊं, अगर हम यही चीज़ मैप के थ्रू समझें, तो हम क्या देख रहे हैं? ये हमारे इंडिया का मैप है। ये देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है। अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे हमारे हिमालयाज मिलते हैं, यहाँ पे हमारे फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स हैं। इस जगह पे भी हमारे माउंटेन्स हैं। अब मैं जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर को जाऊंगा, मैं जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर को जा रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड कम होगी, बिकॉज वो ज्यादा ऊपर है। और जो हमारा ईस्ट पोर्शन है, जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं, वो थोड़ा नीचे हैं, वो थोड़ा डाउन है, वो इक्वेटर के पास हैं। तो ईस्ट हिमालयाज में ठंड कम होगी, यानी कि ईस्ट हिमालयाज में टेम्परेचर जो होगा वो इसके साउथ नॉर्थ हिमालयाज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। बिल्कुल होगा। अब अगर ईस्ट हिमालयाज में नॉर्थ हिमालयाज के कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो अगर जो नॉर्थ हिमालयाज के माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बर्फ़ हमें नीचे से ही देखने को स्टार्ट मिल जाएगी। लेकिन जो ईस्ट हिमालयाज के माउंटेन्स हैं, वहाँ पे जो हमें स्नो मिलेगी वो ऊपर की साइड को मिलेगी। आप इस चीज से एग्री हैं? अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो बर्फ हमें, जो स्नो लाइन हमें दिखेगी, वो इसके कंपैरिजन में नीचे से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और जो ईस्ट हिमालयाज में हमें दिखेगी, वो ऊपर ही ऊपर दिखेगी। तो बस यही चीज मुझे आपको बतानी है, यही चीज हमें समझनी भी थी कि क्या, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैंने आपको बताया कि जो आपके जो आपके वेस्ट हिमालयाज हैं, जो आपके वेस्ट हिमालयाज हैं, वहां पे जो आपकी स्नो लाइन होगी, जो आपके वेस्टर्न हिमालय, सॉरी सॉरी, वेस्टर्न नहीं, वेस्टर्न नहीं, जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज में आपको जो स्नो लाइन दिखेगी, वो ऊपर ऊपर दिखेगी। लेकिन जो आपके लेकिन जो आपके नॉर्दर्न हिमालयाज हैं, नॉर्दर्न हिमालयाज हैं, वहां पे जो आपको स्नो लाइन दिखेगी, वो काफी नीचे से ही दिखेगी, काफी डाउन से आपको
दिखेगी। क्या आप इतना समझ पाए? बिल्कुल। ठीक है। अब अब अगर मैं आगे बढ़ूं, आप लोग ये देख पा रहे हैं, क्या है ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सा इलाका है? नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है। कहाँ पे? हमारी इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन का इलाका है, जो नॉर्दर्न प्लेन की जगह है, वो ये है। अब इस चीज को हमें क्या समझना है, ये चीजें बनी कैसे? क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया का हिस्सा है, जो हमारा इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट था, वो जब टैथिस सागर, पहले जो हमारा टैथिस ओशियन है, पहले वो आपका यूरोपियन ओशन से मिला। फिर आपका जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो आपकी यूरेशियन ओशियन प्लेट से मिली। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये प्लेन्स जो बने वो किस तरीके से बने? ये प्लेन्स बने हिमालयास के फॉर्मेशन से। हिमालयास का जब फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने आपको बताया इस साइड से आपकी कौन सी रिवर, इंडस रिवर आती है। इंडस रिवर के सेडिमेंट्स ने ये जो आपका प्लेन एरिया है, ये पूरा बनाया है। इस साइड से आपकी जो गंगा रिवर आती है, गंगा रिवर बहुत सारी अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़ती है, और उनके जो सेडिमेंट्स हैं उनने ये पूरा प्लेन एरिया बनाया है। और इस साइड से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर ये असम से होते होते आपकी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और इस साइड से आपका ये वाला प्लेन एरिया पूरा बना है। तो ऐसे बना है नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं आपके, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है। आपकी इंडस रिवर, आपकी गंगा रिवर और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट्स के फॉर्मेशन से नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। और उसी से आपका यहाँ जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी फॉर्मेशन हुआ है। उसी से आपका बांग्लादेश का भी फॉर्मेशन हुआ है। क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? इंडस रिवर, गंगा रिवर और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती हैं, वो अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को लेके आती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, कौन कौन सी हैं, ये जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन वो अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ इसमें आती हैं, और वही ट्रिब्यूटरीज के सेडिमेंट्स जब इरोडेड फॉर्म में जो एक साथ मर्ज होते हैं, तो उन्हीं से ये प्लेन एरिया बना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा किस तरीके से बना है। और इसी में एक चीज होती है, इसी में एक वर्ड है जो हमें पढ़ना है। वो क्या है? वो है फॉर डीप। वो क्या है? वो है फॉर डीप। तो देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? फोर डीप। फोर डीप क्या होता है? फोर डीप एक गहरा गड्ढा होता है। क्या होता है? एक गहरा गड्ढा होता है। और कितना गहरा होता है? लगभग लगभग उसकी हाइट 1000 से 2000 मीटर तक होती है। फॉरडीप एक गहरा गड्ढा होता है, और लगभग लगभग उसकी हाइट क्या है? 1000 से 2000 मीटर तक होती है। अब ये गड्ढा अभी नहीं है, ये कब था? जब आपकी इंडियन प्लेट, जो आपकी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो जब आपकी टैथिस प्लेट के साथ मर्ज हुई थी, तब बना था आपका फॉर डीप। तब बने थे आपके कहीं कहीं जगह पे फॉर डीप, जो एक गहरा गड्ढा होता है और जिसकी हाइट 1000 से 2000 मीटर तक होती है। लेकिन उन फॉर डीप्स को मैंने जो आपको रिवर बताई जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स आपके बने, उन्होंने ही फिलअप करा। और आज के टाइम पे वो हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत उत्तराखंड का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, इन सब के रीजन से वही नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा कवर्ड हो पाया है। तो फॉरडीप क्या है? एक गहरा गड्ढा है जिसकी हाइट लगभग 1000 से 2000 मीटर तक होती है। और वो जब इंडियन प्लेट टैथिस प्लेट के साथ मर्ज हुई थी, तब बने थे। और इन रिवर्स के सेडिमेंट्स के फिलअप होने की वजह से आज के टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम देखेंगे भाबर, तराई, खादर, भांगर और भाबर, तराई, खादर, भांगर रीजन्स को, कि उन रीजन्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे वो बनते हैं, किस तरीके से उनका वर्क होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक इमेज लगाई है। क्या इमेज है ये? आप देख पा रहे हैं, पहले माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, हिमालयाज आपको दिख रहे हैं, शिवालिक, जो शिवालिक रेंज है आपकी हिमालयाज की। फिर आपको भाबर दिख रहा है, फिर आपको तराई दिख रहा है, देन भांगर, और लास्ट में खादर, जो रिवर के पास में है रीजन, खादर रीजन। तो अभी इसे हम पढ़ना है कि ये एक्चुअली है क्या और इसका फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कैसे है। तो यही चीजों को हम आप देखने वाले हैं।
कि किस तरीके से होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं, ये एक बार आप पिक्चर अगर आप गौर से देखें तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका हिमालयाज है। क्या है आपके, ये हिमालयाज हैं। यहाँ पे आपके भाबर रीजन है, ये तराई है, उसके बाद खादर रीजन, भांगर रीजन। तो एक्चुअली में इसका प्रोसेस क्या है, पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, देन मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स में आपको लिखवा दूंगा कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। हिमालयास में जब, क्योंकि आपको पता है हिमालयास में बर्फ पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे बर्फ होती है, वहाँ पे आपको जो है स्नो मिलती है। तो जब हिमालयास में क्या होता है, हिमालयास से जब रिवर्स निकलती हैं, तो बारिश के टाइम पे, जब बारिश के टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि बारिश के टाइम पे रिवर्स का जो फ्लोएशन होगा, जो रिवर्स फ्लो करेंगी वो बहुत तेज स्पीड से करेंगी, और बिल्कुल एकदम नीचे को होंगी तो उनकी स्पीड और हाई हो जाएगी, बिकॉज जब हम एकदम ही नीचे स्लोप में आ रहे हैं तो स्पीड हमारी और डेंसिटी हमारी जो होती है वो हाई हो जाती है, तो उनकी जो स्पीड है वो एकदम हाई होगी, बिल्कुल होगी। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है जब उनकी स्पीड जो है वो एकदम हाई होगी, तो फिर उससे क्या होता है, उस स्पीड हाई होने की वजह से उसके नीचे जब वो रिवर नीचे अपने बेस लेवल पे पहुंचती है, अपने ग्राउंड लेवल पे पहुंचती है, तो वहां पे जो रिवर्स के सेडिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रिवर क्या करती है, जब रिवर आती है तो बड़े बड़े अपने बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ ताड़ के बह के जाती है, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता रोकता नहीं है। तो वो क्या करता है, बड़े बड़े जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती, ठीक है। और जब वो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहीं पे बनता है आपका भाबर रीजन। कौन सा रीजन, उसी रीजन को हम कहते हैं भाबर रीजन। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका भाबर रीजन है। जब वो पहाड़, वो नदी बहुत स्लो स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से आके नीचे अपना ग्राउंड लेवल पे, नीचे अपना बेस लेवल पे पहुंचती है, तो वहां पे जो पत्थर हैं, जो सेडिमेंट्स नदी लेके आई है, जो रिवर लेके आई है, वो इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे बनता है आपका भाबर रीजन। अब हमें क्या समझना है, अब आप देख पा रहे होंगे जो भाबर रीजन, भाबर रीजन पे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े चट्टाने हैं जो नदी लेके आई है, बड़े बड़े पत्थर हैं जो इकट्ठा हो गए हैं, तो क्या पानी कहाँ गया, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है, पानी तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो भाबर रीजन में हमें पानी डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, बिकॉज पानी क्या है, पत्थरों के नीचे से, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से बह के चला जाता है। भाबर रीजन में हमें पानी डायरेक्टली हमारी आंखों से विजिबल नहीं होता, बिकॉज वो पानी पहाड़ों के नीचे से, चट्टानों के नीचे से होते हुए चला जाता है, ठीक है। अब अब क्या हुआ, जब वो पानी आगे जाके प्लेन्स एरिया की तरफ पहुंचा, जब वो पानी आगे जाके प्लेन्स एरिया की तरफ पहुंचा, प्लेन्स एरिया यानी कि अब बात कर रहे हैं हम तराई रीजन की, तराई रीजन की तरफ पहुंचा, तो अब वो पानी जब वहां पहुंचेगा तो उसको जब अब बड़ा एरिया मिला है पानी को बहने के लिए, अब बड़ा एरिया मिला है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो चारों तरफ डिवाइड होगा। अब वो जब चारों तरफ डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे अच्छी फसल होगी, उस जगह पे अच्छी फसल होगी, उस जगह पे पानी कंटिन्यूसली बदलेगा, तो वहाँ की जो सॉइल है वो भी बदलेगी। तो इसीलिए ये आते हैं तराई रीजन, जहाँ पे जो भाबर रीजन के बाद पानी है वो अपना पूरा एरिया बड़ा बना लेता है, बिकॉज तराई रीजन प्लेन्स का रीजन है, वो अपना एरिया बड़ा बना लेता है, पानी चारों तरफ डिवाइड हो जाता है। अब जब वो पानी चारों तरफ डिवाइड हो गया, तो वो कुछ नदियों में, कुछ नालों में, कुछ तालाबों में जाके मिल जाता है। तो जब वो पानी नदियों में जाके मिला, कहाँ पे जाके, नदियों में जाके मिला, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तराई रीजन में, भाबर रीजन में बारिश नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो और ये जो प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दो साल का प्रोसेस नहीं है, लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है। जब वो पानी नदी में जाके मिला, तो क्या हुआ, नदी में जाके मिला, कभी बारिश हुई तो पानी का लेवल बढ़ा, पानी का फ्लोएशन बढ़ा, पानी तेजी के साथ आया, तो उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो आपने देखे होंगे, नदी के पास छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आके इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, नदी के पास आके बड़े बड़े पत्थर मिल जाते हैं, और उन्हीं को हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर रीजन, जो नदियों के पास बड़े बड़े पत्थर आके इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हीं को हम खादर रीजन कहते हैं। खादर रीजन में क्या होता है, खादर रीजन में कंटिन्यूसली उसकी सॉइल जो होगी वो चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी, कंटिन्यूसली उसकी सॉइल चेंज होगी, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद का जो रीजन आता है, जहां पे नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, बहुत कम पहुंच पाता है, और जहां की सॉइल नहीं चेंज हो पाती बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स नहीं वहां पे उतने हैं, तो उस रीजन्स को कहते हैं हम भांगर रीजन। कौन सा रीजन,
भांगर रीजन, ये रीजन कौन सा है? जो हमारी रिवर फ्लो हो रही है, रिवर के पास है आपका खादर रीजन, और उसके बाद का जो रीजन आता है वो आता है आपका भांगर रीजन। भांगर रीजन में आप समझ पा रहे होंगे कि भांगर रीजन की जो सॉइल है वो चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे रिवर का पानी, वहां पे पानी उतना नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन खादर रीजन की सॉइल चेंज होगी। सॉइल चेंज होगी तो वहां पे अलग अलग टाइप्स की क्या होंगी, अलग अलग टाइप की वहां पे फसलें, वहां पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हो पाएंगी। अब वो होंगी तो वहां पे अच्छा खासा प्लांटेशन होगा, अच्छा खासा वहां पे क्या होगा, अच्छा खासा वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के सोर्सेज बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो यही चीजें हैं जो हमें समझनी है कि हिमालय से रिवर, बारिश की वजह से क्या हुआ, पहाड़ों से पत्थर, जो हम कहते हैं ना पहाड़ों से पत्थर गिरे, या फिर पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ बहते हुए आई, और वो चट्टानी जहाँ पे इकट्ठा हुई वो बना भाबर रीजन। भाबर रीजन के बाद पानी के जब अपना बड़ा एरिया में खोला, बड़ा एरिया में फैला, तो वहां से बना तराई रीजन, और वो पानी जब नदियों में जाके मिला तो नदियों के आस पड़ोस में उसके सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, वहां बना आपका खादर रीजन, और लास्टली आपका बना भांगर रीजन। तो आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको आपको नोट्स फॉर्म में लिखा देता हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखो क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया हिमालय, जो हिमालय से रिवर है, ठीक है। तो बिकॉज क्यों, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, इसी वजह से ना, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स स्पीड ऑफ रिवर इज मोर, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स, जो रिवर की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। अब जब रिवर की स्पीड ज्यादा होगी तो जो इरोजन होगा आपका वो भी ज्यादा होगा, अरे हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। अब जब इरोजन ज्यादा होगा तो जो रिवर की लोड कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। तो रिवर लोड कैपेसिटी इज मोर। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जो आपके माउंटेन्स हैं वहां से आपकी जब रिवर आई, हाई एल्टीट्यूड की वजह से रिवर की स्पीड तेज, हाई एल्टीट्यूड की वजह से रिवर की स्पीड तेज, तो ऑब्वियसली वो रिवर इरोजन भी ज्यादा करेगी। रिवर ने इरोजन ज्यादा करा तो वहां पे क्या होगा, रिवर की जो लोड कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई। बिल्कुल समझे ना? बिल्कुल समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब ये रिवर कहाँ पहुंची, अब हम पढ़ रहे हैं भाबर रीजन को। कौन सा रीजन? भाबर रीजन। अब जब ये भाबर रीजन पे पहुंची, भाबर रीजन को क्या कहा जाता है, भाबर रीजन को साउथ ऑफ शिवालिक भी कहा जाता है। जो आपके शिवालिक हैं, शिवालिक माउंटेन्स के साउथ का पोर्शन भी भाबर रीजन को कहा जाता है। अब क्या होगा, आपने देखा होगा ट्रीज लॉन्ग रूट्स, जब वहां पे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पानी नीचे से बह रहा है, तो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं तो वहां पे ट्रीज बहुत कम होंगे ना, बिल्कुल होंगे। लेकिन जो ट्रीज वहां पे होंगे उनकी जो रूट्स होंगी वो बहुत बड़ी होंगी। आपने देखा होगा वो पत्थरों में बहुत बड़ी बड़ी आकार में बनी होती हैं, बिकॉज ट्रीज कम हैं, पानी नीचे से बह रहा है, तो इस वजह से जो उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। तो भांगर रीजन में आपको, सॉरी भाबर रीजन में आपको जो ट्रीज की रूट्स मिलेंगी वो लॉन्ग रूट्स मिलेंगी। उसके बाद क्या, उसके बाद बोल्डर पेबल्स, और क्या, रिवर डिसअपेयर, हमें रिवर दिखती नहीं है बिकॉज ऑफ बड़े बड़े माउंटेन्स की वजह से, बड़े बड़े पत्थरों की वजह से वो रिवर नीचे से अपना रास्ता बना के निकलती है। उसके बाद टेक्निकली नो सॉइल, टेक्निकली नो सॉइल का मतलब ऐसा नहीं है सॉइल नहीं होती, सॉइल थोड़ी बहुत तो होती होगी, लेकिन कंटिन्यूसली वहां से पानी बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ फ्लो होता है, तो वहां पे उतनी सॉइल का मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और क्या, लेस वेजिटेशन, लेस वेजिटेशन, क्यों? क्योंकि आप, वही रीजन है, जब पानी का फ्लो इतना तेजी के साथ होगा, रिवर के सेडिमेंट्स इतना तेजी के साथ वहां से बहेंगे, तो वेजिटेशन होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है। तो लेस वेजिटेशन कहाँ पे होता है, भाबर रीजन पे होता है। तो आई होप आप इतना दोनों रीजन को समझ पाए होंगे, हिमालय रीजन और भाबर रीजन। अब हम बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ, जो है आपका तराई रीजन। कौन सा रीजन? तराई रीजन। अब तराई रीजन में क्या होता है, तराई रीजन में जो आपकी रिवर है क्या हो जाती है, वो री इमरजेंस ऑफ रिवर। क्यों? क्योंकि प्लेन्स एरिया है,
पानी को अपना रास्ता, अपना जो जगह है, अपना सरफेस जो है, अपना सरफेस टेंशन ज्यादा मिला, तो पानी चारों तरफ डिवाइड हुआ, तो रीवर्जेंशन ऑफ रिवर। ठीक है, उसके बाद माशी या स्वैम्पी, जिसको हम हिंदी में दलदली भी कहते हैं, वहां पे आपको दलदली सतह ज्यादा मिलेंगी। देखा होगा ना आपने, दलदली सतह जहां पे हम जाते हैं तो अंदर ही को जाते रह जाते हैं, तो वहां पे दलदली सतहें आपको ज्यादा मिलेंगी। उसके बाद लेस स्पीड, लेस स्पीड ऑफ रिवर, यहाँ पे जो रिवर की स्पीड होगी वो कम होगी। कहाँ की कंपैरिजन में? भाबर की कंपैरिजन में तराई में जो रिवर की स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। और लार्ज एरिया होगा, क्या होगा? लार्ज एरिया, लार्ज एरिया ऑफ रिवर, जो रिवर का एरिया होगा वो लार्ज एरिया होगा। आई होप आप तराई रीजन भी समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं भांगर रीजन पे। कौन से रीजन पे? भांगर रीजन पे। ठीक है, भांगर रीजन मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ये जो आपकी रिवर है, ठीक, इस रिवर में यहां से भी कोई रिवर मिली, इधर से भी कोई रिवर मिल रही है, तो अब क्या होता है, ये जो ये वाला एरिया है, ये ये कौन सा ये कौन सा एरिया है आपका? ये है आपका भांगर रीजन, और जो इसके पास इसके सेडिमेंट इकट्ठा हो रखे हैं वो है आपका खादर रीजन। ठीक है, तो भांगर रीजन क्या है? भांगर रीजन में लेस चांसेस ऑफ फ्लड, बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये किसके बाद आता है? ये आपका खादर रीजन के बाद आता है। और खादर रीजन कौन सा एरिया है? ऑब्वियसली आप ये भी समझ पा रहे होंगे, जो ये रिवर है, तो रिवर जब यहाँ से फ्लो हो रही है तो उसके बगल में उसने सेडिमेंट्स अपने इकट्ठा करके, जिनको हम खादर रिवर कहते हैं, तो खादर रिवर थोड़ा, खादर सेडिमेंट जो होंगे, खादर जो एरिया होगा वो थोड़ा ऊपर होगा रिवर से, तो भांगर एरिया में बाढ़ आने की संभावनाएं थोड़ी कम है। बिल्कुल। ओल्ड एल्यूवल सॉइल, जो वहां पे मिट्टी मिलेगी तो वो भी पुरानी मिट्टी मिलेगी। वहां पे जब पानी के सोर्सेस ही कम है, तो वहां पे जो सॉइल है वो भी नहीं बनना पॉसिबल नहीं है। तो ओल्ड एलिवल ऑफ सॉइल। ठीक है, अगला लो प्रोडक्टिविटी, जब पानी ही नहीं है, जब सॉइल ही अच्छी नहीं बन पा रही है तो प्रोडक्टिविटी भी लो। और लास्ट क्या? लेस एग्रीकल्चर, लेस एग्रीकल्चर आउटपुट। जब ये सब कुछ नहीं है तो एग्रीकल्चर आउटपुट्स तो ऑब्वियसली लेस होने ही है, कम होने ही। अब हम जो आखिरी में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा रीजन? खादर रीजन। कौन सा रीजन? खादर रीजन। खादर रीजन कौन सा रीजन है? जहां पे फ्लड आने की चांसेस, जहां पे बाढ़ आने की चांसेस सबसे ज्यादा है, मोर चांसेस ऑफ फ्लड। किसके कंपैरिजन में? भाबर रीजन के, भांगर रीजन के कंपैरिजन में। अगला एल्यूवियल सॉइल सोर्सेस, यहाँ पे जो आपको सॉइल मिलेगी वो आपको नई सॉइल मिलेगी। उसके बाद आपका मोर प्रोडक्टिविटी और मोर एग्रीकल्चर, मोर प्रोडक्टिविटी और मोर एग्रीकल्चर। आई होप आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे कि कैसे हिमालय से फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद वो भाबर रीजन में पहुंचा, फिर वो तराई में पहुंचा, फिर वो भांगर रीजन में पहुंचा, देन वो कैसे भांगर रीजन बना, कैसे खादर रीजन बना। तो ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे क्या, कि यहाँ पे एक रिवर है, ये एक रिवर है जो बहते हुए आ रही है, और इस रिवर के पास से सेडिमेंट से पत्थर इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो रिवर है, ये वाला कौन सा रीजन हुआ? ये हुआ आपका खादर रीजन। खादर, ये कौन सा रीजन हुआ? ये हुआ आपका खादर रीजन। और उसके बाद जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये इधर की साइड से जो आगे का एरिया है वो है आपका भांगर रीजन। देख रहे हैं ना, रिवर से इसका जो लेवल है वो थोड़ा अप है, जो इसका स्तर है वो थोड़ा ऊपर को है। ठीक है, तो यही चीज मेरे को आपको बतानी थी। अब एक और चीज जो आपको देखनी है वो क्या है? ये देखिए, ये है आपका तराई रीजन। कौन सा रीजन? तराई रीजन। तेराई रीजन, देखो ये है ना दलदली मिट्टी,
जो होता है आपका दलदल, कहते हैं ना मार्शी स्वैम्पी जो होता है, जहां पे आप जाएंगे तो अंदर ही को चले जाएंगे, तो यही आपके कौन से रीजन में मिलता है, ये आपको तराई रीजन में मिलेगा। तराई रीजन प्लेन्स का एरिया, जहां पे आपका पानी जो है वो अपना एरिया खोल लेता है, पानी चारों तरफ डिवाइड हो जाता है। तो यही कुछ था जो हमें आज सीखना था कि किस तरीके से इन सब चीजों का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे ये चीजें बनती हैं। अब मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वो रिवर सेडिमेंट से मिलता है, तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। कौन कौन सी रिवर हैं, किन किन ट्रिब्यूटरीज के साथ वो मिलती हैं, और कहाँ जाके कहाँ तक लास्ट में एंड में वो मर्ज हो जाती है। तो ये सब चीज हम कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसकी इसकी नीड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट।